यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, एनवीएस, केवीएस सभी की तैयारी करने वाले सभी दोस्तों को पंकज ओझा का नमस्कार। दोस्तों एक बार फिर से हाजिर हूं आप सबके सामने। दरअसल दोस्तों हुआ क्या, हम थोड़े दिन के लिए गायब क्या हुए, कुछ लोग अपने आप को बहुत तुर्रम खां समझने लगे। तो कोई बात नहीं, आइए शुरू करते हैं उसी जज्बे के साथ, उसी स्पिरिट के साथ, उसी वॉरियर्स वाली स्पिरिट के साथ। ये एक पेड यूट्यूब मॉकड्रिल की 75th जो सीरीज है वो रह गई थी और सर्टेन रीजन से मैं अटेंड नहीं कर पाया था। पहले हम इसे देखेंगे दोस्तों। और उसके अलावा एक बात और फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग में कहना चाहूंगा उन लोगों को जो लोग ये कहते हैं कि नहीं टॉपर्स के पास होने के बाद आप मेरे पास ही आते हैं, उनको मैं साफ साफ कह दूं, ये चीज साफ साफ कह देना चाह रहा हूं कि अगर कहीं पे जाके चेहरा देखना हो तो उनके पास जाइए, और अगर पढ़ाई करनी हो तो यहां पर आइए। जितने गारंटीड लेता हूं 150 अभी तक मॉकड्रिल हुई हैं, 150वीं मॉकड्रिल है और जो मेरा कोर्स है उसको करने के बाद किसी की सफलता अगर नहीं मिली तो मैं फीस वापस कर दूंगा। ये मैं क्लेम कर रहा हूं पूरे यूट्यूब पर। तो इस बात के पीछे मत पड़िए। जिसको चेहरे देखने हो, सुंदर चेहरे देखने हो, वो कहीं और जाए, और जिसको क्या कहते हैं पढ़ाई करनी है वो हमारे पास आए। और या अन्य टीचर्स, बहुत सारे योग्य टीचर्स हैं, लेकिन मैं बिल्कुल इसकी वकालत नहीं करता कि जस्ट बिकॉज ऑफ समबडी इज लुकिंग सो कॉल्ड ब्यूटीफुल आप उनके पास जाएं और उनसे पढ़ें। बिल्कुल मैं इस बात की वकालत नहीं करूंगा, क्योंकि पहले शुरू किया गया था इसलिए इतना मैंने बिगिनिंग में जवाब दे दिया। आइए शुरू करते हैं। ये सब वैसे काम करना हमारा हिस्सा नहीं है, लेकिन हम जवाब देना जरूरी था। ये वन लाइनर क्वेश्चन है। मॉकड्रिल 75 जो कि यूट्यूब की मॉकड्रिल है, 75th मॉकड्रिल। आपको जैसा कि मालूम है कि आपको टोटल 75 मॉकड्रिल टारगेट था हमारा पेड में देने का, 75 यूट्यूब पर। यूट्यूब की 75th मॉकड्रिल हेल्थ रीजंस की वजह से रह गई थी। द ग्रुप ऑफ 4 प्लेज बाय शेक्सपियर नोन एज द मेजर टेट्रोलॉजी। जो 4 प्ले हैं शेक्सपियर के दोस्तों, जो मेजर टेट्रोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं, इनको आप जानिए। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कहीं नहीं जाना है आपको, बस आराम से पढ़ाई करनी है। उन चारों प्लेस को याद रखिए। पूछा जा सकता है, कैसे पूछा जाएगा? विच ऑफ दीज प्लेज ऑफ शेक्सपियर इज नॉट इंक्लूडेड इन मेजर टेट्रोलॉजी। इन चारों आपको याद रहेंगे तो आपको पता रहेगा कि कौन से मेजर टेट्रोलॉजी में शामिल नहीं है। जैसे रिचर्ड सेकंड शामिल है, ओके, हेनरी 4 पार्ट 1 शामिल है, हेनरी 4 पार्ट 2 शामिल है, हेनरी 5, ये मेजर टेट्रोलॉजी में शामिल हैं। इनको आप ध्यान में रखिएगा इन क्वेश्चंस को। मैं स्क्रीन से हट जाता हूं, आप देख लीजिए ध्यान से। मोस्ट इंपॉर्टेंट वन अब की बार आने की प्रबल संभावना है। केवीएस में आ सकता है, एनवीएस में आ सकता है, यूपी टीजीटी के लिए इंपॉर्टेंट है, यूपी पीजीटी के लिए इंपॉर्टेंट है, एंड मैं बता दूं यूजीसी नेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने इसके पहले पढ़ाया, हम ज्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं बोलते दोस्तों। मैं आपको साफ साफ बता दूं, हमारे 2 कैंडिडेट्स अभी तक जो सामने आया है सिलेक्ट हुए हैं, जो कि एलटी ग्रेड का और टीजीटी का हमारा कोर्स लिए हुए थे, उनका यूजीसी में भी सिलेक्शन हुआ है। मैं ये नहीं कहता कि सारे क्वेश्चन हमारे यहां से आ गए, लेकिन हमारे जो क्वेश्चन थे वो बहुत क्रूशियल साबित हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं मेजर टेट्रोलॉजी, ध्यान में रखिएगा। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर जाइए और सीधे @वसु_पंकज टाइप कीजिए, ओके। आपको वहां पे टेलीग्राम चैनल पे आपको जाने का सीधे सीधे तरीका है। टेलीग्राम पे जाइए, सर्च बॉक्स में जाइए, उसका सर्च जहां लिखा रहता है @वसु_पंकज, इतना आप सर्च करेंगे, सीधे वॉरियर्स ऑफ इंग्लिश हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहां पर इसकी पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। अ मिस्टेक इन द यूज ऑफ लैंग्वेज, कन्वेंशनल ग्रामर और इडियम्स। जो लैंग्वेज के यूज में मिस्टेक होती है, कोई लैंग्वेज को जब हम यूज करते हैं तो जो एक मिस्टेक होती है, कहने का मतलब वो हो सकता है लैंग्वेज कन्वेंशनल ग्रामर और इडियम्स, उसे क्या कहते हैं? सोलेसिज्म कहते हैं। ये ध्यान में रखना है। सोलेसिज्म क्या है? मिस्टेक इन द यूज ऑफ लैंग्वेज, कन्वेंशनल ग्रामर और इडियम्स। इन सब में जो मिस्टेक होती है उसे सोलेसिज्म कहते हैं। आपको ध्यान में रखना है। कंपैरिजन मेड बिटवीन 2 थिंग्स टू शो हाउ दे आर अलाइक इज नोन एज। कभी कभी मुझे YouTube का देख के ये लगता है, बार बार मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं क्योंकि 75th मॉकड्रिल बहुत दिन बाद, वो जो अदनान सामी का गाना है ना, ऐसे वैसों को दिया है कैसे कैसों को दिया है, मेरी भी तो लिफ्ट करा दे।
30-30 हजार सब्सक्राइबर हो जा रहे हैं, पढ़ाने के नाम पे कुछ नहीं पढ़ाया जा रहा है और लोग मतलब पता नहीं किस आकर्षण में जा रहे हैं। मैं नहीं कहता भैया मेरा देखिए, लेकिन जो बहुत सारे विद्वान लोग हैं जो यूट्यूब पर पढ़ाते हैं उनका चैनल देखिए और उनके पास जाइए। आप अपनी तैयारी, आपका भविष्य 3 साल में एक बार एग्जाम होता है, अपना भविष्य नहीं खराब कीजिए आप। मुझे बोला गया था, उसके जवाब में बोलना जरूरी था। कंपैरिजन मेड बिटवीन टू थिंग्स टू शो हाउ दे आर अलाइक इज नोन एज। दो चीजों में जब कंपैरिजन होती है कि कैसे दोनों चीजें समान हैं, तो उसे एनालॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपैरिजन मेड बिटवीन टू डिसिमिलर थिंग्स नहीं है, वो सिमिली हो जाती। अगर दो अलग अलग चीजों में, मान लीजिए ये एक चीज हो गई, ये एक चीज हो गई, इनमें तुलना है तो ये सिमिली हो जाएगी। लेकिन दो चीजों में अगर तुलना होती है जो कि समान है, तो या तो कंपैरिजन होगा या एनालॉजी हो जाएगी। ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। अ वर्स फॉर्म using a stanza of 8 lines each with 11 syllables is known as। ओटावा राइमा है, आपको ध्यान में रखना है। वर्स फॉर्म है, यूजिंग स्टैंजा ऑफ 8 लाइन्स है। इसके कोड जानने हो हमारा, आप हमारे ऐप पर हमने कोड भी दे रखा है कि ओटावा राइमा को, राइमा रॉयल को, स्पेंसेरियन स्टैंजा जिसे कहते हैं, उसे कैसे याद रखना है। A verse form using stanza of 8 lines each with 11 syllables is known as, ये ओटावा राइमा होता है। YouTube पर विद्वानों की कमी नहीं है, लेकिन ऐसे चेहरों की भी कमी नहीं है जो सिर्फ अपने चेहरे के बेस पे अपनी बाजार चमका रहे हैं। सावधान रहिए, पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए। मैं ये नहीं कहता मेरे पास आइए, मेरे पास आप लोगों का दिया हुआ सब कुछ है। In 1613 the Globe Theatre burned down during the production of which play। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, यूजीसी नेट में पूछा गया है, केवीएस में पूछा गया है, यूपीटीजीटी में पूछा गया है। तो हेनरी 8 का जब परफॉर्मेंस चल रहा था 1613 में, तो वहां पर ग्लोब थिएटर में आग लग गई थी। ओके, इट वाज बर्न डाउन। तो हेनरी 8 का जब प्रीमियर चल रहा था, उसका परफॉर्मेंस चल रहा था ड्यूरिंग द प्रोडक्शन, तो ये यहां पर ये चीज हुई थी हेनरी 8 के समय, हेनरी 8 नामक प्ले के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर है, विजिबल है। डैश is a statement in which the meaning that a speaker implies differs sharply from the meaning that is ostensibly expressed। एक स्टेटमेंट है, वर्बल आयरनी। आप ध्यान दीजिए, वर्बल आयरनी समझना सबसे कठिन होता है। ड्रामेटिक आयरनी तो आपको समझ में आ जाएगी। ड्रामेटिक आयरनी में क्या होता है कि मान लीजिए ओथेलो को मालूम है, ओथेलो को यह बात नहीं मालूम है कि इयागो बहुत रैस्कल टाइप का व्यक्ति है, बहुत हिपोक्रेट टाइप का व्यक्ति है इयागो। ये बात ओथेलो को नहीं मालूम थी, लेकिन दर्शकों को मालूम होती है। तो कोई चीज जो दर्शकों को मालूम हो और उसमें से किसी एक प्ले के किसी एक कैरेक्टर को ना मालूम हो, जिसकी वजह से वो गलतियां करे, वहां पर ड्रामेटिक आयरनी हो जाती है। ड्रामेटिक आयरनी आपको समझ में आएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम कहां होती है दोस्तों? वर्बल आयरनी में ये एक स्टेटमेंट होता है, मीनिंग दैट अ स्पीकर एम्प्लाइज, स्पीकर एम्प्लाइज डिफर्स शार्पली फ्रॉम द मीनिंग दैट इज ऑस्टेंसिबली एक्सप्रेस। जो कहा जा रहा है उससे मीनिंग अलग होती है। आपको याद होगा बार बार एंटनी कह रहा है कि जो एंटनी किसके बारे में कह रहा है? ब्रूटस के बारे में, कि ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन। बार बार कह रहा है वो। बाद में जब सीजर को मार दिया जाता है तो वो बार बार कह रहा है, एंड ऑफ द डे ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन, वी शुड रिस्पेक्ट हिम। ब्रूटस ये कहता था कि सीजर ने ये किया वो किया, फिर मतलब ऑनरेबल मैन वो कह तो रहा है, लेकिन उसका मतलब ये है कि ऑनरेबल नहीं है। ओके, तो जो कहा जाए उसका लगभग उल्टा अर्थ जब निकले, तब वहां पर वर्बल आयरनी होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। अ स्टेटमेंट इन विच द मीनिंग दैट ए स्पीकर एम्प्लाइज, जिसकी तरफ वो इशारा कर रहा है वो अलग है उसकी लिटरल मीनिंग से। लिटरल मीनिंग कुछ और कह रही है कि सीजर ईमानदार, ब्रूटस ईमानदार है, लेकिन वाकई में कहने का उसका मतलब है कि ब्रूटस बिल्कुल ईमानदार नहीं है। Milton was appointed secretary for foreign tongues to the Council of State। कब अपॉइंट किए गए सेक्रेटरी, ये ध्यान में रखिएगा। मिल्टन के बारे में ये डेट अभी तक पूछी गई नहीं है, लेकिन बहुत क्रूशियल है, इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। मिल्टन was appointed secretary for foreign tongues
to the Council of State in March 1649. You have to mug up this date. You have no option. There is no concept. You have to mug up. You have to take help of your rote memory. Question number 8. Which poet defined biography as the history of particular men's lives? Wonderful question, and it has been asked in many exams. It is the statement of definition of John Dryden, okay, about biography. What is biography? The history of particular men's lives. ये डेफिनेशन ध्यान में रखिएगा, जॉन ड्राइडन की है बायोग्राफी के बारे में। बायोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाने का चलन आने वाले दिनों में बढ़ा है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। A literary or dramatic composition that caricatures a serious subject. अब या तो कोई साहित्यिक या तो कोई नाटकीय रचना है, मतलब नाटक जैसी रचना, एकांकी हो गया, नाटक हो गया, जो कैरिकेचर बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत करती है किसी सीरियस सब्जेक्ट को। या कोई सीरियस सब्जेक्ट है, उसको या तो बहुत ट्रिवियलाइज कर दिया जाएगा, तुच्छ कर दिया जाएगा, या तो उसको बहुत बढ़ा के प्रस्तुत किया जाएगा, तो उसे क्या कहेंगे? बर्लस्क कहेंगे। बर्लस्क इज ए लिटरेरी और ड्रामेटिक कंपोजिशन दैट कैरिकेचर्स अ सीरियस सब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, आप देखिए। Which novel of John Galsworthy began the series known as the Forsyte Saga? Which novel of John Galsworthy? Wonderful questions. I have provided tricks on John Galsworthy. John Galsworthy पर बहुत अच्छी ट्रिक्स उन लोगों के, अगर मेरे जैसी ट्रिक्स जो मैंने 4 राइटर्स पे दे दी है, उसके बावजूद अगर आप इन क्वेश्चंस को गलत करते हैं तो फिर आपका ये दुर्भाग्य ही है और आपके ये नकारेपन का एग्जाम्पल है, माफ कीजिएगा। Which novel of John Galsworthy began the series known as the Forsyte Saga? किससे शुरू होती है गैल्सवर्दी की जो सीरीज है फोरसाइट सागा? ओके, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी से मैंने लिखवाया है। द मैन ऑफ प्रॉपर्टी वेंट टू एंजॉय इंडियन समर, कोड मैंने बताया है पूरा। इन हुज रेन मोरालिटी प्लेस बिगैन? किस शासक के शासन काल में मोरालिटी प्लेस शुरू हुए? तो वो हो जाएंगे हेनरी 6। दैट्स आल्सो अ क्वेश्चन। अगर थोड़ा सा भी केवीएस वाले इसको ध्यान दें खासकर, और केवीएस के अलावा एनवीएस वाले ध्यान दें, पीजीटी के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। पीजीटी में भी आ सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं। Who has written poetry is not turning loose of emotion but escape from emotion? ये किसने कहा है? टी.एस. एलियट ने कहा है। वर्ड्सवर्थ के जस्ट ऑपोजिट बोला है, वर्ड्सवर्थ की खुलकर मुखालफत की है यहां पर टी.एस. एलियट ने। और ये समझ लीजिए, ये समय बहुत क्रूशल है, जबकि सब सोच रहे हैं एग्जाम कब होगा, एग्जाम कब होगा। आप अपना पढ़ते रहिए, ओके। Which famous play does the quote "Where shall we three meet again in thunder, lightning or in rain" come from? तो आपको मालूम होगा, शुरुआती लाइनें हैं मैकबेथ की, ध्यान में रखिएगा। The descent from the sublime to the ridiculous in writing or speech is known as bathos. The descent from the sublime to the ridiculous, एकाएक बहुत ऊंची बातें की जा रही हैं और सडनली बहुत रिडिकुलस बातों पर आ गए हम, तो क्या होगा? वो बैथोस होगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैथोस एंड एंटी क्लाइमैक्स? यू हैव टू सी माय वीडियोस ऑन ऐप। A medieval didactic genre in prose or verse in which the behavior of animal used as symbolic types points a moral. अब यहां पर देखिए, ये क्वेश्चन क्रिस बैडलिक और एमएच अब्राम से लिया गया है। अब मीडिवल डिडैक्टिक जॉनरा है, ये प्रोज में लिखा जाता है, वर्स में भी लिखा जा सकता है, जिसमें जानवरों का जो व्यवहार है सिंबॉलिक रूप से प्रेजेंट किया जाता है आपको नैतिक शिक्षा देने के लिए, उसे बिस्टियरी कहते हैं। Let's come to the next question. It is question number 16. Which book Edmund Spenser dedicated to the Philip Sidney? तो The Shepherd's Calendar वो बुक है जिसे डेडिकेट किया था एडमंड स्पेंसर ने फिलिप सिडनी को, आपको ध्यान में रखना है। Okay, you have to be very careful about it. A record of events drawn from personal knowledge is called.
और रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स, ये एक रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स तो है, ड्रॉन फ्रॉम पर्सनल नॉलेज, ओके, उसे मेमोयर कहेंगे। ध्यान में रखिएगा, मेमोयर से बायोग्राफी से क्वेश्चन आते हैं, ओके। सही जगह पे पढ़ाई कीजिए। यूट्यूब पर आज के डेट में लाखों चैनल हैं, यू हैव टू चूज द राइट चैनल, और खासकर चेहरा देख के मत चूज कीजिएगा, बार बार कह रहा हूं आपको, नहीं तो अंत में पछताना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि पछता के मेरे पास ही आना पड़ेगा, आपको किसी न किसी सेंसिबल व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा। आज के डेट में चलन बढ़ गया है चेहरा देख के फॉलोअर्स बढ़ाने का। वही तो मैं कह रहा हूं कि अदनान सामी का जो सॉन्ग है ना, ऐसे वैसों को दिया है, कैसे कैसों को दिया है, मेरी भी तो लिफ्ट करा दे। तो भैया होता है ये, दरअसल ये लाइनें वीरेंद्र सहवाग ने बोली थी जब उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा था। तो मेरा तो सिलेक्शन बाय द वे हो चुका है, लेकिन चलिए छोड़िए फालतू की बातें, आते हैं पॉइंट पे। What is a poem called whose first letters of each line spell out a word? What is a poem called whose first letter? ऐसी पोम होगी, मान लीजिए पोम का पहला अक्षर शुरू होता है पी से, दूसरा अक्षर शुरू होता है ए से, तीसरा एन से, चौथा के से, फिर पांचवा ए से, फिर छठा जे से, और ये पूरी पोम है। लेकिन पहला लेटर पी से ए एन, तो किसी का नाम बन गया, पंकज नाम बन गया कि नहीं बन गया? वही चीज पूछी जा रही है कि ऐसी पोम को क्या कहते हैं? एक्रोस्टिक कहते हैं। पेड मॉकड्रिल में पहले भी बताई जा चुकी है, यूट्यूब मॉकड्रिल में भी बताई जा चुकी है। पार्चमेंट मेड ऑफ एनिमल स्किन, वेलुन। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए वंडरफुल क्वेश्चन है। वेलुम इज अ पार्चमेंट मेड ऑफ एनिमल स्किन। फॉर्म टेम्परेरी होता है, क्लास परमानेंट होती है, ध्यान में रखिए। कुछ दिनों के लिए यूट्यूब से गायब होने के या ऐप से गायब होने का या वीडियोस नहीं देने का मतलब ये नहीं है कि हमने पढ़ाना छोड़ दिया है या मैं पढ़ाना भूल गया हूं। डैश डिनोट्स वर्डी एंड इन्फ्लेटेड डिक्शन दैट इज पेटेंटली डिसप्रपोर्शनेट टू द मैटर दैट सिग्निफाइज। अब ये वर्ड जो बम्बास्ट है, ये किसको डोनेट करता है? एक वर्डी और इन्फ्लेटेड डिक्शन को, बहुत बढ़ा चढ़ा के कोई बात करना या बहुत बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग करना, ओके। मतलब नाम बड़े और दर्शन छोटे, मतलब बड़ी बड़ी बातें करना, ओके। और ऐसी बड़ी बड़ी बातें डिसप्रपोर्शनेट होती हैं टू द मैटर दैट सिग्निफाइज, मतलब कहना बहुत छोटी बात है और बात बहुत बड़ी बड़ी की जा रही, बहुत बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है बहुत कुछ छोटे मुद्दे के लिए। Which term designates the class of fictional writing that represent an ideal, non-existent political and social way of life? ओके, तो यहां पर आंसर हो जाएगा यूटोपिया। Which term designates the class of fictional writing that represent an ideal non-existence? एक आदर्श जगह की परिकल्पना की जाती है, जो उस जगह की परिकल्पना की जाती है जो वास्तविक जगत में विद्यमान नहीं है। पॉलिटिकल एंड सोशल वे ऑफ लाइफ, उस आदर्श राजनीतिक और सामाजिक लाइफ की तुलना की परिकल्पना की जाती है जो वास्तव में नहीं, वो यूटोपिया है। Dash is one of the most frequent term in literary criticism but also one of the most diverse in its meanings. ये क्या है? फॉर्म की बात कर रहे हैं। फॉर्म इज वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंट टर्म्स इन लिटरेरी क्रिटिसिज्म बट आल्सो वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्स इन इट्स मीनिंग। फॉर्म के कई मीनिंग निकाले जाते हैं, ये कहने का मतलब। What is the most common stanza form which is a quatrain? Ballad stanza. Ballad stanza, what is the most common stanza form? Ballad stanza, जिसमें 4 लाइनें होती हैं, क्वार्टेन होता है। दोस्तों, आज रात से आप टेलीग्राम चैनल पे जरूर जुड़िए, @वसु_पंकज पे, @वसु_पंकज सर्च कीजिए। टेलीग्राम पर हमारा चैनल द वॉरियर्स ऑफ इंग्लिश खुल के आ जाएगा और रात में डेली लाइव आऊंगा, उसकी सूचना आपको दी जाएगी। या तो लाइव 9 बजे आऊंगा रात को, या तो 10 बजे आऊंगा, दो में से एक ही टाइमिंग होती है। उसकी सूचना समय समय पर आपको टेलीग्राम पर दे दी जाएगी, व्हाट्सएप पे दे दी जाएगी। व्हाट्सएप पर मेरा स्टेटस भी देख के आप ये जानकारी ले सकते हैं। लेकिन ऑथेंटिक जानकारी और
मतलब टेलीग्राम एक वो माध्यम है जिसके जरिए हम ये जानकारी पहुंचाते हैं। आइए देख लेते हैं। ड्यूक्स एक्स मैकिना इज लैटिन फॉर अ गॉड फ्रॉम अ मशीन। अ गॉड फ्रॉम अ मशीन। ओ ड्यूक्स एक्स मैकिना एक लैटिन उस तरह के लिटरेचर में, इन लोगों के लिटरेचर में होता था कि एक भगवान को एक एपरेटस के जरिए उतारा जाता था, अंत में वो सारी समस्याओं का समाधान कर देते थे नाटक के अंत में, तो उसे ही कहा गया ड्यूस एक्स मैकिना। तो इसका मतलब होता है, शाब्दिक अर्थ होता है गॉड फ्रॉम अ मशीन। द आइडियल ऑफ कॉन्सेप्चुअल मेटाफर इज इनिशियली डेवलप्ड बाय the idea of conceptual metaphor is initially developed by, जो conceptual metaphor का जो आइडिया है, जो विचार है, सबसे पहले किसके द्वारा इसको विकसित किया गया, वो है जॉर्ज लैकोफ एंड मार्क जॉनसन। यूजीसी नेट वाले ध्यान दें। व्हाट इज स्टडी ऑफ मीटर, रिदम एंड इंटोनेशन ऑफ अ पोएम कॉल्ड एज प्रोसोडी। ये ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन टीजीटी के लिहाज से, केवीएस के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। टीजीटी और केवीएस के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। ओके, ध्यान में रखना है आपको। व्हाट इज स्टडी ऑफ मीटर, रिदम एंड इंटोनेशन ऑफ अ पोएम कॉल्ड प्रोसोडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज दैट टाइप ऑफ solecism which mistakenly uses a word in place of another that it resembles the effect is usually comic. Malapropism आप जानते हैं एक तरह का solecism है। ओके, और malapropism आपको YouTube पर भी बताया गया है, पूरा का पूरा वीडियो मेरा है 8-10 मिनट का malapropism पे, इसको देख लीजिएगा। एक तरह का सोलेसिज्म होता है जो कि गलत मिस्टेकनली यूजेस अ वर्ड इन प्लेस ऑफ अनदर, और वो कॉमिक इफेक्ट पैदा करता है, मैलप्रोपिज्म। द प्ले सेट इन वेरोना इटली बिगिंस विद अ स्ट्रीट ब्रॉल बिटवीन मॉन्टेग एंड कैपुलेट। जो झगड़ा होता है, सड़क पर जो झगड़ा होता है मॉन्टेग्स के बीच में और कैपुलेट्स के बीच में, ये थीम कहां पर आती है, रोमियो एंड जूलियट में आती है। रोमियो एंड जूलियट कब पब्लिश हुआ, या ये कब इसका परफॉर्मेंस कब हुआ, ये सारी ट्रिक्स जाननी है। आप हमारे ऐप पर आ सकते हैं या हमारे प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं। ट्रिक्स के जरिए कभी नहीं भूलेगा आपको, इस बात की पूरी गारंटी है। पीटर पाइपर पिक्ड पेपर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ अलिटरेशन। अनडाउटेडली मुझे नहीं लगता कि साहित्य के किसी भी विद्यार्थी को इसमें कोई प्रॉब्लम होगी। लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 29। द कैरेक्टर ऑफ टाइबाल्ट अपीयर इन शेक्सपियर्स। रोमियो एंड जूलियट में ही टाइबाल्ट का कैरेक्टर आता है जो कि जूलियट का कजिन होता है। द बेस्ट पोर्शन ऑफ गुड मैन्स लाइफ इज लिटिल नेमलेस अनरिमेंबर्ड एक्ट्स ऑफ काइंडनेस एंड लव। सबसे जो महत्वपूर्ण क्षण होते हैं हमारे जीवन के, सबसे जो क्रूशियल क्षण होते हैं, वो क्या होते हैं, हमारे जो छोटे छोटे काम होते हैं जिन्हें हम याद भी नहीं रखते। अनरिमेंबर्ड एक्ट्स ऑफ काइंडनेस एंड लव, दीज लाइन्स आर फ्रॉम लिरिकल बैलेड्स, विलियम वर्ड्सवर्थ। ओके, तो दोस्तों ये आज के क्वेश्चन थे। 30 क्वेश्चन में लेके आया हुआ था, और डेली रात को लाइव आऊंगा मैं यूट्यूब पर, और जल्द ही ट्राउन सीरीज पेड में भी लॉन्च होगी। उसके अलावा ट्राउन सीरीज में हम केवीएस का भी मैटर कवर करेंगे, और हम कोशिश करेंगे उसी शिद्दत के साथ, उसी स्पिरिट के साथ आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाए। एक बार फिर से, चूंकि कोर्स आपका पूरा हो चुका है, टीजीटी का भी कोर्स पूरा हो चुका है, एलटी का भी कोर्स 99% पूरा हो चुका है, कुछ एक नॉवेल्स बताने रह गए हैं। तो आप लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। यही वो वक्त है जब दूसरे ये सोच रहे हैं कि नहीं एग्जाम कब होगा, एग्जाम कब होगा। आप अपनी तैयारी में परसिवियर करते रहिए, अथक प्रयास करते रहिए, सफलता मिलेगी। और हाँ, जो लोग कहते हैं, कुछ लोगों ने नाम लिया कि नहीं टॉपर्स के पास से भी मेरे पास आना पड़ेगा, हम उनको सीधे सीधे कह रहे हैं, और कहना जरूरी था कि क्लास जो है वो परमानेंट होती है, फॉर्म टेम्परेरी हो सकता है, क्लास जो है परमानेंट होती है। जो पढ़ाने का हमारा नजरिया है उसको बहुत सारे लोगों ने अप्रूव किया है, और मैं उससे संतुष्ट हूं। थैंक यू वेरी मच।